हेलो वेलकम। वी आर वर्किंग ऑन इन्वायरमेंटल साइंस और जो टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो अभी तक हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दैट आर प्लांट्स एनिमल्स और एनीथिंग, ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखें, बायोडाइवर्सिटी तक अभी तक हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी में होता क्या क्या है, कितनी वैरायटी है हमारे पास। आज हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का और थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के। तो इंपॉर्टेंस मींस बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। सपोज कीजिए कि आपसे कोई कहे कि अगर जो है हमारे यहाँ पे 30,000 जो है प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनमें से अगर सोचो एक दो प्लांट्स अगर जो है स्पीशीज जो है इंस्टिंक्ट हो जाए, मतलब गायब हो जाए और एग्जिस्ट ना रहे, तो क्या होगा उससे। तो आप कहेंगे उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हम इसी चीज को के बारे में जो है देखेंगे कि जब एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होती है तो उससे बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान होता है। तो चलिए इंपॉर्टेंस में सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस में है क्या। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो तीन चीजें जो है बायोडाइवर्सिटी, जितना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, स्पीशीज रिचनेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज, द मोर इज द स्पीशीज रिचनेस मोर स्टेबल इज द बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टेबिलिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी। फॉर व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, तो यहां पे हम देखेंगे कि सपोज कीजिए कि यहां पे हमारे यहां पे कोई है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम हटा दें और वो ऑर्गेनिज्म जो थे वो ड्रॉट रेजिस्टेंट थे। अगर प्लांट्स की बात ले लेते हैं हम, ड्रॉट रेजिस्टेंट थे, हमने उनको हटा दिया, चाहे हमने और एक्सप्लॉइट किया उनको, ज्यादा यूज किया उनका, या फिर जो है उस एरिया को हमने जो है उस एरिया को इम्पैक्ट किया, चाहे हमने जो है उस एरिया में जो है फार्मिंग की या उस एरिया में डिफोरेस्टेशन की, तो इस तरीके से ये हट गई यहां से। और अब ये पीछे जो बची वो ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं है। तो इन केस अगर यहाँ पर ड्रॉट आ जाता है, कोई सूखा पड़ जाता है, तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल थी वो खत्म होगी अल्टीमेटली, और यहाँ पे क्या बची, ऐसी वैरायटीज अवेलेबल हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं है। तो क्या होगा, ये जो है इकोसिस्टम जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये स्पीशीज बाकी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ड्रॉट की वजह से। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी का एग्जांपल बताया मैंने कि स्टेबिलिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी जो है, वो स्टेबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट करता है। तो जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। अगर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज हैं, हर एक का जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल होता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स के लिए हो, चाहे ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए हो, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है जल्दी ग्रो करती हैं, कुछ स्लो ग्रो करती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी के अंदर यही देखते हैं हम, द मोर इज द डाइवर्सिटी, द मोर इज द डाइवर्सिटी, more stable is ecosystem, more stable is ecosystem, ठीक है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा ही स्टेबल जो है क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। अब दूसरी चीज है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है एक एरिया में जो स्पीशीज रह रही है, किसी एरिया में या किसी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज रह रही है, वो कितना जो है बायोमास प्रोड्यूस कर रही है। बायोमास जो है द टोटल मास ऑफ, ठीक है, टोटल मास जो है किसका, बायोलॉजिकल स्पीशीज जो किसी एरिया में रहेंगी, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में क्या है, प्रोडक्टिविटी में जितनी ज्यादा एरिया में स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। सपोज कीजिए किसी एरिया में जो कम स्पीशीज हैं और इन केस बाहर वाली डिस्टर्बेंस जैसे करके स्टेबिलिटी खत्म हो गई, तो प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आई, चाहे वो क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है, चाहे वो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, चाहे वो एक्सटर्नल स्पीशीज जो है वो इंटरफेयर कर रही है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा।
तो कैसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो लेवल पे अगर देखें, पहले लेवल पे हमने देखा कि स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे लेवल पे कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी। तो लेस डाइवर्सिटी लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर डाइवर्सिटी कम है तो प्रोडक्टिविटी भी कम है, इसका इनवर्स हो जाएगा, मोर इज द डाइवर्सिटी मोर इज द प्रोडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है इको हेल्थ। इको हेल्थ का मतलब है जो अपना इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को जो है इसको एक्सटेंड कर दें, इसके अंदर जो स्पीशीज है उनको खत्म कर दें, तो उससे क्या होगा, इको हेल्थ पे जो है इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा इंपैक्ट, मैं एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज कीजिए एक फूड चेन है जहां पे एक जो रैट है, एक स्नेक है, ठीक है, और एक हाक। सपोज कीजिए ये हाक जो है ये सिर्फ स्नेक को ही खाता है और किसी को भी नहीं खाता। हमने अनवांटेड तरीके से इस स्नेक को जब यहां से हटा दिया तो हाक अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, या हमने जो है इस फूड चेन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस जैसे कर दी, फूड चेन और फूड वेब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो जब हमने इस फूड चेन में जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की तो इको हेल्थ के ऊपर जो है उस पूरे इकोसिस्टम का जो है वो जो स्टेबिलिटी है वो ही खत्म हो जाएगी। तो इको हेल्थ पर भी जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर देखा जाए तो सारी की सारी जो जितनी भी स्पीशी हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, किसी ना किसी तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो इसलिए जो है इको हेल्थ पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये जो थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए ये कितनी टाइप्स की हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो आप समझते हो डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब इसके लिए थ्रेट क्या हो सकती है, थ्रेट ये हो सकती है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, जब उसकी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज द थ्रेट टू डाइवर्सिटी, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ठीक है, मेन थ्रेट है। और इस थ्रेट के पीछे काजेस क्या है, उस काजेस को देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आता है हैबिटेट लॉस। क्या आता है, हैबिटेट लॉस। कैसे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले हैबिटेट लॉस क्या है, अगर कोई स्पीशी किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में रहती है, किसी प्रॉपर इकोसिस्टम में रहती है, अगर सपोज कीजिए कि कोई जो है प्लांट किसी पाउंड में पाया जाता है और उसी एरिया में पाया जाता है, जो किसी खास एरिया में पाए जाए, ठीक है, तो ठीक है, अगर उन इकोसिस्टम्स को हम खत्म कर दें और जैसे वो इकोसिस्टम खत्म हो जाए तो उससे क्या होगा कि उस एरिया का वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा। तो इससे हैबिटेट लॉस से जो है बिल्कुल हमारी स्पीशीज जो गायब हो जाती हैं। जैसे करके हम अगर बात करें अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट जो हैं अमेज़न फॉरेस्ट हैं, और इनको लंग ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो है इनकी जो है इनके अंदर बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती थी। अब इनका एरिया बिल्कुल डेली पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जितनी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती थी अब उतनी स्पीशीज पाई नहीं जाती। रीजन ये है कि अमेज़न फॉरेस्ट को हमने लार्ज स्केल पे काट दिया। किस लिए काट दिया, हमने जो है फार्मिंग के लिए काट दिया, हम वहां पे ग्रासलैंड्स बना रहे हैं या जो हमारी क्रॉप्स हैं वो उगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कहां पे बना रहे हैं, अमेज़न फॉरेस्ट को काट के। तो जो स्पीशीज वहां पे पाई जाती थी प्लांट्स और एनिमल्स की, जब हमने उस पूरे एरिया को, इकोसिस्टम को ही, उसको हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो स्पीशीज वहां पे अवेलेबल नहीं हुई। तो ये आ गया हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज। दूसरे तरीके से कैसे स्पीशीज खत्म होती हैं, एलियन स्पीशीज। अब एलियन स्पीशीज क्या है, ऐसी स्पीशी जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ना हो और बाहर से इंट्रोड्यूस की जाए और उसकी वजह से जो लोकल एरिया की स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसी स्पीशीज जो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस की है, जैसे करके पार्थेनियम की बात करें अगर, जिसको कांग्रेस ग्रास कहा जाता है, ठीक है, वो क्या है, उसकी वजह से बहुत सारी, वो इतना ज्यादा जो है
इन्वेसिव है। इन्वेसिव होता है कि दूसरी स्पीशीज को हटा के अपनी स्पीशीज को ग्रो करना, ठीक है, कोई एक स्पीशीज जो दूसरी स्पीशीज को हटा दे और उस पूरे हैबिटेट को ऑक्युपाई कर दे, तो बहुत वो होता है इन्वेसिव। अब पार्थेनियम जो है वो बहुत ही इन्वेसिव स्पीशी है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, सर्च करके देख लेना। तो पार्थेनियम की वजह से जो है बहुत सारे हमारी प्लांट की स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई। इसके अलावा वाटर हायसिंथ की बात करें, आइनकॉर्निया जिसको कहा जाता है, वाटर हायसिंथ, तो इसने क्या किया, इसने जो है लेक्स के ऊपर जो वाटर हायसिंथ क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है जिससे डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं होती, और इसकी वजह से उसके अंदर, लेक के अंदर रहने वाली, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती फिश को, तो उसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये आ गया दूसरा एलियन वाला। तीसरा है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या होता है, एक स्पीशी को हम बहुत ज्यादा जो है यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब एक स्पीशी को बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो एक्सटिंक्शन हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत जो अगर बची होंगी वो किसी डिस्टर्बेंस की वजह से या एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से वो भी खत्म हो जाएंगी। तो जैसे करके एग्जांपल दे देते हैं हम, स्टीलर्स काऊ जो है, ठीक है, ये रशिया में पाई जाती थी, तो ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है अभी तक, क्योंकि इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास को एक्सटिंक्शन। हमारे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती हैं जो दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड होती हैं। सम स्पीशीज आर देयर व्हिच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज, and in a case where first species is destroyed, the second one gets ultimately destroyed, ठीक है। अगर हम एक स्पीशी को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें तो जो टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट थी स्पीशी वो भी खत्म हो जाती है। तो ये भी एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, को एक्सटिंक्शन। इसके बाद है हमारे पास पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स ऐसे एरिया में नहीं उगते जिस एरिया में पोल्यूशन हो, तो जैसे जैसे आज का पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो हो सकता है लाइकन्स जो है खत्म हो जाए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है को एक्सटिंक्शन पोल्यूशन के बाद है डिस्टर्बेंस। अगर स्पैरो, हॉर्स स्पैरो जो पाई जाती है उसकी अगर बात करें तो मोस्टली जो है हमने इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है कि हॉर्स स्पैरो में जो, जैसे करके आपके ये मोबाइल टावर्स जो हैं, ठीक है, इनकी कनेक्टिविटी की वजह से हॉर्स स्पैरो जो है उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस, एक रिसर्च के मुताबिक जो है उन पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसकी वजह से हॉर्स स्पैरो की जो है स्पीशीज है वो भी एक्सटिंक्शन की कगार पे तो नहीं है, लेकिन वो माइग्रेट हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री कैसे करती है, फॉरेस्ट्री में तो आप बोलोगे पेड़ लगा रहे होते हैं हम, तो कैसे, हम जो है मोस्टली अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के पेड़ लगाते हैं। फॉरेस्ट्री के अंदर क्या है, जिसे करिए टीक साल का जो है पूरे के पूरा फॉरेस्ट लगा दिया और जो लोकल लेवल की वहां पे स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये आ गया आपका फॉरेस्ट्री का। इसके बाद जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या यूज करते हो आप, जब आप बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते हो तो वहां पे आप पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज करते हो, ठीक है, वीडिसाइड्स का यूज करते हो। तो वो हर्ब्स और वो जो है वीड्स जो है जो उसी एरिया, किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाए तो उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का असर होगा, तो वो भी एक्सटिंक्शन। मेन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज कैसे एक्सटिंक्ट होगी, ठीक है। थोड़े एस्टिमेट्स पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 के अकॉर्डिंगली 15,500 स्पीशीज जो है बिल्कुल एक्सटिंक्शन की कगार पे, ठीक है। अब उनमें से अगर देखा जाए 12% बर्ड्स की स्पीशीज, ठीक है, 31% और जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज, ठीक है। इसके बाद 32 जो है एम्फीबियन, 32% जो है एम्फीबियंस की स्पीशीज। इतनी जो स्पीशीज जो हैं ये एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। अगर मैमल्स की बात करें तो 21% जो है मैमल्स की स्पीशीज। और रिसेंटली अगर देखा जाए ये 2004 का IUCN का डेटा है, और 2011 का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें 17,075
सॉरी 17,500 तक जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। तो अगर इसी तरीके से जो है एक्सटिंक्शन का प्रोसेस चलता रहा तो क्या होगा, नेक्स्ट 100 इयर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 50% स्पीशीज ही अर्थ के ऊपर बचेंगी। ठीक है, तो हम इससे इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे करके मैंने बोला कि कुछ जो है हमारा इकोसिस्टम जो है बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, और इंटरलिंक्ड होने की वजह से एक स्पीशी के जो है खत्म होने का इंपैक्ट दूसरी स्पीशी के ऊपर भी पड़ता है। और यहां तक हमारा इतना ही था। और बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है। ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है, और तीसरा जो है वो क्या बढ़ता है इससे, ये बढ़ता है प्रोडक्टिविटी लेवल के बाद जो है वो बढ़ता है इको हेल्थ बढ़ती है। ठीक है, तो बाकी ये देख लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी।